हाय, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 11 आईपी का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर देखा था, वो हमारा पार्ट 2 था वीडियो का। आज का वीडियो का पार्ट 3 होगा, इसमें हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में मैं आपको सब हिंदी में बता दूंगी, सो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको याद रहेगा। कंप्यूटर मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और हम उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हम उसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं और ये डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है परमानेंटली फॉर फ्यूचर पर्पस, फॉर फ्यूचर यूज़। लाइक जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो हमको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा डेटा और उस डेटा जो है उसको प्रोसेस करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। और वो मेमोरी जो हमारी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। एक तरह की मेमोरी और होती है, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं और हम उसको एज ए स्टोरेज डिवाइस भी कंसिडर करते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करते हैं? डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं फॉर परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज़। सॉरी। यूनिट ऑफ मेमोरी। अ कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी नंबर टू स्टोर प्रोसेस डेटा। अब क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम रहता है उसको हम डायरेक्टली कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसको ऐसे समझ नहीं आता है। तो वो क्या करता है कि जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं पहले वो उसको एक बाइनरी नंबर में पहले वो कन्वर्ट करता है और हम उसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और वो किसके फॉर्म में होते हैं? हमारे बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 के फॉर्म में होते हैं। विच आर बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड बाइट्स। और जो हमारे 0 1 जो डिजिट रहती है हम उसको क्या बोलते हैं? बाइट। अगर हम बाइट्स का 4 का ग्रुप बनाएं तो 4 बाइट्स को हम क्या बोलेंगे? निबल्स बोलेंगे, निबल। और वो हमारे किस फॉर्म में होती है? 101 10 10 0010 एक्सेट्रा। वो कुछ भी हो सकती है, बस वो चार चार नंबर का एक ग्रुप होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? निबल्स। जब 2 निबल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो वो 8 बाइट बन जाता है वर्ड, और उस 8 बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइट। लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो भी हमारी मेमोरी होती है उसको डायरेक्ट लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो अगर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर को दे रहे हैं तो पहले वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उस इंस्ट्रक्शन को, और वो मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने के लिए 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स यूज़ करेगा। जो हमारी इंडिविजुअल 0 और वो जो 1 रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिट्स। अब क्या हुआ, अगर हमारी बिट्स है, अगर वो 4 बिट हुई तो वो एक निबल क्रिएट करेगी और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? 101 1010 0010। अब अगर हमारे 2 निबल्स को हम लोग कंबाइन करेंगे तो वो 4 बिट हो जाएगी और 4 बिट को हम क्या बोलते हैं? बाइट। उसके एग्जाम्पल क्या होंगे? 10 0000 110, ऐसे सो ऑन, उसके एग्जाम्पल चलते जाएंगे। टाइप ऑफ मेमोरी। Human being memorize many things over a lifetime and recall from memory to make a decision or take some action. अब क्या होता है, जैसे एक ह्यूमन ब्रेन होता है, एक हमारी मेमोरी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ भी डिसीजन लेना होता है या कुछ भी हमको एक्शन करना होता है तो हम अपनी मेमोरी में रिकॉल करते हैं चीज़ें, जिसके थ्रू हम कुछ भी एक एप्रोप्रिएट, एक बेटर डिसीजन ले सकें। However, वैसे ही we cannot rely on our memory completely, so we make notes and store important data and information using other mediums such as notebook, manual, journal, document, etc. अब ऐसा होता है कि एक ह्यूमन ब्रेन है, अगर उसने काफ़ी साल पहले कुछ कहीं पर पढ़ा था, लाइक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने पढ़ी थी कहीं पर, बट आफ्टर जैसे टाइम बढ़ता जाता है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हमारी मेमोरी भी थोड़ी थोड़ी, जो जितनी भी हमारे माइंड में मेमोरी रहती है वो फेड होती जाती है, वो सब हम लोग थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हम लोग भूलते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसको अपने नोटबुक में
या फिर उसका डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, या फिर कहीं पर भी हम लोग उसको नोट करके रखते हैं कि जब भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम ये नोट देख लें, तो उससे हमें याद आ जाएगा। जैसे कि क्या होता है, बहुत बार लोग अपना आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, तो हम लोग अगर एक जगह पर लिख कर रख लें हमारा आईडी एंड पासवर्ड, तो जब भी हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर 5-10 ईयर्स, तो हम उसको देख सकते हैं। For a long time storage, similarly computer have two types of memory, primary memory और secondary memory। वैसे ही कंप्यूटर के पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? The primary memory is an essential component for a computer system. Program and data are loaded into primary memory before processing. अब हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें प्रोग्राम और डेटा लोड होता है प्राइमरी मेमोरी में बिफोर प्रोसेसिंग होने के। प्रोसेस होने के पहले डेटा और प्रोग्राम जहाँ कहाँ लोड होता है, हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड होता है। The CPU interacts directly with primary memory to perform read and write operation. It is two type, random access memory and read only memory. अब हमारा जो CPU रहता है वो डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से कांटेक्ट करता है क्या परफॉर्म करने के लिए, रीड एंड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए CPU हमारा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किससे, प्राइमरी मेमोरी से। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो सकता है और एक रीड ऑनली मेमोरी हो सकता है। रैम जो हमारी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बहुत वॉलेटाइल होती है। एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन इन डेटा इन इट, but as soon as the power supply is turned off, all the content of RAM are wiped out. अब जो हमारी रैम होती है इसमें ऐसा होता है कि जब तक पावर सप्लाई कंप्यूटर को मिलता रहेगा ये मेमोरी के अंदर डेटा रहेगा, बट जैसे ही पावर सप्लाई बंद हुआ इसका जितना भी कंटेंट है रैम का वो सब क्या होगा, वो सब रिमूव हो जाएगा। It is used to store data temporarily while the computer is working. Whenever the computer is started or a software application is launched, the required program and data are loaded into RAM for processing. अब जो हमारी रैम होती है हम इसको बहुत ही टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। हम इसको जब भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा हो। जब भी कोई ये कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च होती है, तो जितने भी हमारे प्रोसेस रहती है, जितना भी प्रोसेस एक होता है कंप्यूटर स्टार्ट करने में, वो सारी प्रोसेस कहाँ पर लोड होती है, रैम में लोड होती है। रैम इज़ यूजुअली रेफर टू अ मेन मेमोरी एंड इट इज़ फास्टर दैन द सेकेंड मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। रैम जो होती है बहुत एक मेन मेमोरी होती है, बहुत फास्ट होती है सेकेंड मेमोरी से। On the other hand, ROM is non-volatile, means its content are not lost even the power is turned off. It is used as a small but fast permanent storage for the content which is rarely changed. अब जो रोम होती है, रोम क्या होती है कि अगर आपका सिस्टम बंद भी हो जाता है तो रोम का जितना भी डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा, और ये बहुत ही फास्ट होती है परमानेंट स्टोर करने के लिए। ये स्मॉल होती है साइज़ में बट बहुत फास्ट होती है परमानेंट स्टोर करने के लिए कंटेंट, जो हमारा बहुत ही जो चेंज नहीं होता है हमारा, उसको स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रोम का। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टार्टअप प्रोग्राम दैट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम इज स्टोर इन अ रोम। अब जो हमारा स्टार्टअप प्रोग्राम रहता है, जो हमारा लोड होता है किसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम में। रैम होता किसके अंदर है, रैम के अंदर लोड होता है, बट स्टोर किस में होता है, रोम के अंदर। कैशे मेमोरी, रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी secondary storage, but not as fast as a computer processor. So because of RAM, a CPU may have to slow down. जो हमारे रैम होती है वो बहुत फास्ट होती है सेकेंडरी स्टोरेज से, बट इतना फास्ट नहीं होती है, बस नॉट एज़ फास्ट एज़ कंप्यूटर प्रोसेसर, बट इतनी भी फास्ट नहीं होती है कि कंप्यूटर प्रोसेसर से ज़्यादा फास्ट हो जाए। सो जो हमारी रैम रहती है, रैम की वजह से क्या होता है, हमारा CPU जो रहता है वो बहुत स्लो हो जाता है। टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ CPU, अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज कैशे। अब हमें हमारे जो सिस्टम है उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक मेमोरी को हम लोग प्लेस्ड करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी।
It stores the copies of data from frequently accessed primary memory location, thus reduce the average time required to access data from primary memory. When the CPU needs to access memory, it first examines the cache. In case the requirement is met, it reads from the cache, otherwise the primary memory is accessed. So हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हमारा CPU इंटरेक्ट करता है हमारी प्राइमरी मेमोरी से, तो उस प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है। लाइक पहले वो एक मेमोरी के पास जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के पास, फिर वो उसमें डेटा देखेगा, और इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, एक CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक मेमोरी लगाते हैं। उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, कैशे मेमोरी। और जो बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं चीज़ें, लाइक ऐसे समझ सकते हैं, जो बार बार मुझे CPU बार बार जो इंस्ट्रक्शन एक चीज़ के लिए दे रहा है मेरी मेमोरी में से, जो जो डेटा ऐसा है जो बार बार यूज़ हो रहा है, तो वो डेटा कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैं मेमोरी से कुछ लूँ, तो सबसे पहले मैं कैशे मेमोरी के पास जाऊँगी। कैशे मेमोरी में मैं देखूँगी कि वहाँ पर डेटा वो वाला है या नहीं है। अगर वो डेटा मुझे वहाँ मिल जाता है, तो मैं वो डेटा वहाँ से ले लूँगी, और अगर मुझे वो डेटा वहाँ नहीं मिलता है, देन मैं प्राइमरी मेमोरी में जाऊँगी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा टाइम रहता है, जो प्रोसेस होने में चीज़ें प्रोसेस होने में जितना टाइम रहता है, टाइम लगता है, वो हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। किसको प्लेस करने से, कैशे मेमोरी को प्लेस करने से। तो जो हमारा CPU रहता है, उसको बार बार प्राइमरी मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा, वो कैशे से वो डेटा ले सकता है। सेकेंडरी मेमोरी sorry, primary memory has limited storage capacities, either volatile RAM or read-only ROM. Thus, a computer system need auxiliary or secondary memory to permanently store the data or instruction for future use. अब जो हमारे रैम और रोम रहती है, बहुत लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रहती है इसकी, तो हमारे कंप्यूटर को सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए। Secondary memory is non-volatile and has large storage capacity than primary memory. Second memory जो रहती है बहुत non-volatile रहती है। Non-volatile मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया, तो वो आप सिस्टम में से उसको हटा भी दोगे तो उसके अंदर डेटा प्रेजेंट रहेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी रहती है उसकी, किससे, प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा कैपेसिटी रहती है सेकेंडरी मेमोरी की। It is slower and cheaper than the main memory, but it cannot be accessed directly by CPU. Content of secondary storage need to be first brought in the main memory for the CPU to access. अब जो सेकेंडरी मेमोरी रहती है, हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसको किसके थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, CPU के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इंक्लूड हार्ड डिस्क, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, एक्सेट्रा। सो हम आपने देखा होगा कि जो सेकेंडरी मेमोरी रहती है, वो हमारी CD, DVD, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव भी आप एक ऐड कर सकते हैं। पेन ड्राइव, इसके अंदर हम लोग अगर हमारा डेटा स्टोर करते हैं, तो वो डेटा एज इट इज़ वैसी की वैसी रहता है जब आप उसको इजेक्ट कर लेते हो सिस्टम से। तो इस टाइप के मेमोरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरीज़ बोलते हैं। However, these days are secondary memory devices like solid state drive, which support very fast data transfer speed as compared to earlier HDD. Also, data transfer between computers have become easier and similar due to availability of small size and portable flash pen drives. So पहले क्या होता था, हमारी SSD यूज़ होती थी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और वो सॉलिड, जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस था, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम SSD बोलते थे, वो बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करती है, किससे, HDSS से, हार्ड डिस्क ड्राइव से। और ये काफ़ी पोर्टेबल होती है, और अवेबिलिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। लाइक बहुत साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो कहीं पर भी इजीली आप इसको ले जा सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेन ड्राइव और पोर्टेबल फ्लैशेस। Data capturing, storage and retrieval. The data we need to first input or capture the data. This is followed by the storage in a file or database so that it can use in a future. Whenever data is to be processed, the first retrieve from the file database so that it can perform further action on it. अब क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी डेटा को प्रोसेस करना है, तो पहले हमें उसको फैच करना पड़ेगा। डेटा कहाँ से, हमारे डेटाबेस से हमें वो डेटा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा कैप्चरिंग, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन डिजिटल फॉर्म. Data may be captured using keyboard, barcode reader,
used in shopping malls and outlets, remote sensor, Earth orbit, satellite, etc. Comment sports over multiple social media are also captured as data. Sometimes heterogeneity among data source make data capturing a complex task. अब डेटा कैप्चरिंग जो होता है वो हमारा अलग अलग तरह के सोर्स से हम उसको गैदर कर सकते हैं। किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। डेटा हमारा किसी भी तरह से हम दे सकते हैं, लाइक कीबोर्ड, बार रीडर्स होते हैं जो हमारे, आपने बहुत बार देखा होगा, लाइक अभी तो डिजिटल इंडिया हो गया है तो हर जगह हमारा क्यूआर कोड मिलता है। तो हम क्यूआर कोड हमारा डिजिटल फॉर्म में जब आप उसको स्कैन करते हो तो, और जब आप उसके अंदर मनी ट्रांसफ़र करते हो तो ये भी हमारा एक तरह का इनपुट ही हुआ ना, ये भी हमारा इनपुट है। तो ये क्या होता है, हमारा डेटा कैप्चरिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। वैसे ही हम रिमोट सेंसर्स यूज़ करते हैं, अर्थ के जो ऑर्बिट में घूम रही हैं वो भी हमें डिजिटल फॉर्म में सिग्नल्स देती हैं। और मल्टीपल मल्टीपल सोशल मीडिया और ऑल्सो कैप्चर डेटा, बहुत सारी सोशल मीडिया से भी हमको डेटा मिलता है। इस तरह के डेटा कैप्चरिंग क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। Data storage. It is process of storing and capturing data from processing later. Nowadays, data is being produced at very high rate and therefore data storage has been become challenging task. अब जो डेटा स्टोरेज है उससे क्या होता है कि काफ़ी डेटा स्टोरेज प्रोसेस काफ़ी